ट्वीट और सोशल मीडिया से निकलकर अब लड़ाई जमीन पर आती दिख रही है। कमलनाथ और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता अब जिस तरह से फील्ड पर उतरकर बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में एमपी में सियासत की एक नई जंग की शुरुआत होती दिख रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस एमपी में एकाएक सक्रिय हुई है और कोरोना काल में उसके पास हमला बोलने के लिए काफी मुद्दे भी हैं। ये कलाकारी की राजनीति बहुत हो गई। आज मैं तो प्रदेश की जनता से ये अपील करता हूँ कि आप ये जो सच्चाई है, आज जो हमारा किसान तरसते है, नौजवान तरसते है, छोटा छोटा व्यापारी तरसते है, ये सब सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए और सच्चाई का साथ दीजिए। कमलनाथ एक नई ऊर्जा के साथ फील्ड में दिख रहे हैं, लेकिन उनके अलावा कांग्रेस के किसी दूसरे शत्रप के सुर अब तक सुनाई नहीं दिए हैं और हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस की यही समस्या है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब ग्वालियर में हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में शामिल किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस में जमकर मतभेद नजर आए थे। कमलनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो तमाम शत्रपों को एक साथ कैसे लाएंगे। इधर कांग्रेस के एकाएक सक्रिय होने पर बीजेपी फिलहाल तो परेशान नजर नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर तीखे पलटवार करने में वो पीछे नहीं है। अच्छा, कमलनाथ जी स्वयं नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी इकाइयां कमजोर हो गई हैं क्या गांव की, बताएं। वो भी तो जानकारी ले लें और एक आध जगह छुपाई है तो खुद ही चले जाए कि देखिए यहाँ की जानकारी छुपाई है। वही ट्वीट, वही मोबाइल पे बैठ के चर्चा, वही ट्विटर पे चर्चा, वही पेपर पे। आप लोग स्थान देते हो इसलिए है, इतना हमने आक्रमण ने विपक्ष कभी नहीं देखा। कोरोना से जुड़ी चुनौतियों और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एमपी की सियासत में एक नई हलचल पैदा की है और इस हलचल से पैदा हुई लहरों के सहारे कांग्रेस एक बार फिर अपनी नैया को गति देने की कोशिश में है। लेकिन कांग्रेस की नैया पर बैठे खेवैयों की पतवार एक दिशा में चले तो बात बने। इधर बीजेपी का जहाज फिलहाल तो लंगर डाले दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है फ्रंट पर कांग्रेस। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे निश्चित तौर पर बीजेपी जैसी उम्मीद लगा रही थी वैसे नहीं रहे और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी एक जो बाय इलेक्शन था वो बीजेपी के खाते में नहीं गया, दमोह। इन नतीजों से जो 5 राज्यों के नतीजे हैं, कांग्रेस इसको इस दृष्टि से देखकर, हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि वो मान रही है कि ये बीजेपी की ताकत इससे बढ़ी नहीं है बल्कि कम हुई है। कांग्रेस की सोच इस तरह की है और निश्चित तौर पर अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी के पास होता या पश्चिम बंगाल में वो बहुमत के बहुत नज़दीक पहुंचकर रुकती, जैसे हमने देखा था 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में महज 5 सीटों का अंतर था। अगर पश्चिम बंगाल में ये 10 सीटों का 15 सीटों का अंतर होता तब भी नैतिक रूप से ये बीजेपी की विजय होती, लेकिन विजय नहीं हुई और ममता बनर्जी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहीं और आमतौर पर यह भी माना गया, कुछ उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को जो कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर सफलता नहीं मिली, उसको भी कांग्रेस ये मान रही है कि बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो परसेप्शन है उसमें जो पहले एक अनुराग नज़र आ रहा था, उस अनुराग में कांग्रेस का दावा है, मानना है कि कमी आई है। अब ये कितनी कमी आई है ये तो आगे जाकर और चुनावी नतीजे बताएंगे और वोट परसेंटेज बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है और किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस, ख़ासतौर से मध्य प्रदेश की जहां हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने को गियर अप करने में जुट गई है। लेकिन अभी भी कमलनाथ जी और उनकी जो टीम है उसी के मेंबर, चाहे सज्जन सिंह वर्मा जी की बात करें, वो फ्रंट पर नज़र आने की कोशिश करते हुए दिखे हैं। अगर बीते 2-3 दिनों की हम बात करें तो बड़ा सवाल अभी भी है कि अरुण यादव, अजय सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी तो अभी कोरोना से प्रभावित रहे, ये तमाम बड़े नेता क्या आगे किसी समन्वित रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में नज़र आएंगे और क्या बीजेपी की एक आक्रामक बयानों के साथ सड़क पर और सदन तक कुछ एक बड़ी मजबूत लड़ाई की तैयारी करेगी कांग्रेस।
बड़े सवाल हैं जिनके उत्तर, अधिकांश सवालों के उत्तर तो भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करता हूं। अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। सुशील जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह देखते हैं आप 5 राज्यों के नतीजे, मध्य प्रदेश में एक बाई इलेक्शन का नतीजा और कांग्रेस के कुछ हमलावर बयान जो पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से भी सामने आए हैं और उन्हीं की टीम के मेंबरान जो हैं, सज्जन सिंह जी की बात करें या कुछ अन्य जो उनके टीम के सदस्य हैं, किस तरह से आप देखते हैं इसको कि क्या ये एक मुकम्मल रणनीति हो सकती है या जैसा एक अप्रोच होता है कि तमाम बड़े क्षत्रप नेता जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सक्रिय हैं राजनीति में, उन सब की एक समन्वित रणनीति का सामने आना जरूरी है? देखिए शरद जी, अगर पूरे 5 राज्यों के परिणामों के संदर्भ में हम देखेंगे तो हमको ये समझना होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ था और प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से लगातार हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहा है। खासकर दिल्ली का चुनाव हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और इसके अलावा दिल्ली में, पंजाब में, यहाँ जब चुनाव हुए थे 14 से लेकर 19 के बीच में, तो ये लगने लगा था, हर बार यही कहा जाता था कि लगता है कि मोदी या बीजेपी का जो है वापस पतन शुरू हो गया। लेकिन 2019 के इलेक्शन में हम सब ने देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 2014 के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से जो है सरकार बनाई थी। ये तो हो गया राष्ट्रीय परिदृश्य। तो मुझे नहीं लगता कि एक आध दो चुनाव से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर केवल पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी देखें तो बीजेपी कोई भी चुनाव लड़ती हो जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन्वॉल्व हो तो वो बहुत हाइप लेके चुनाव लड़ते हैं। परिणाम उनको भी मालूम रहता है कि हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, सरकार पहुंचने तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हाइप ऐसी क्रिएट करते हैं, माहौल ऐसा बनाते हैं जैसे सरकार बन रही हो। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, बनाया गया था 200 पार, छत्तीसगढ़ में कहा गया था 70 पार, 65 पार। तो वो हाइप क्रिएट करते हैं, परिणामों को लेकर उनकी बहुत ज्यादा, लेकिन माहौल बनाने में बीजेपी बहुत ज्यादा अव्वल है। पश्चिम बंगाल से खुशी इस बात की है कि वहां से 2 दलों का सफाया हो गया और ये 2 दल है वाम और कांग्रेस। इनका जो लगभग 31% का जो वोट था वो आ गया है 8% के आसपास। बीजेपी की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वहां अब मुख्य विपक्ष के रूप में वो जो है आज वहां खड़ी और अगली बार सत्ता की प्रमुख दावेदार भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे, दमोह के चुनाव के नतीजे, मुझे लगता है इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आंकड़े ये कहते हैं कि बीजेपी हारी है बीजेपी के वोटरों के न निकलने से। बीजेपी के वोटर स्विंग नहीं हुए हैं। स्विंग होते तो ये लगता कि हाँ वोटर ने मन बदला है, उसको बीजेपी के नतीजे रासनियां हैं। अब लगभग 20 से 22 हजार वोटर बीजेपी का वोट देने नहीं निकला। कोरोना एक वजह हो सकती है या फिर प्रत्याशी को लेकर नाराजगी हो सकती है। कांग्रेस के 2018 के मुकाबले सिर्फ 5000 वोट कम हुए, लेकिन इनके 22,000 वोट कम पड़े। तो इससे ये समझ में आता है कि बीजेपी का जी सुशील जी, लेकिन हमारा मूल सवाल जो है वो ये है, मैं आऊँगा सेकेंड राउंड में, आपसे अपेक्षा रखूँगा कि उस पर आप रोशनी डालें। सवाल ये है कि कांग्रेस क्या कमलनाथ जी के बूते, क्योंकि अभी भी जो सक्रियता दिख रही है वो कमलनाथ जी और उनके कोर मेंबर्स की दिख रही है। अभी जिस तरह का जिक्र हमने पैकेज में भी किया, आपने भी देखा सुना होगा कि जिस तरह से चंद महीनों पहले ग्वालियर में हिंदू महासभा के एक व्यक्ति के कांग्रेस में प्रवेश को लेकर जो मसला उठा, ये हालांकि कांग्रेस में इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक आंदोलन की पार्टी है ऐसा माना जाता है कांग्रेस के लिए कि ये घटनाएं वहाँ घटती हैं, लेकिन ये क्या कांग्रेस के लिए कुछ महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती हैं, इस पर मैं बात करूँगा भदौरिया साहब से। भदौरिया साहब, एक एकजुटता जो चाहिए आपके पास, क्योंकि सिंधिया जी ग्वालियर में अब नहीं है कांग्रेस के लिए, वो बीजेपी का हिस्सा है, तो आपके ग्वालियर चंबल का इस समय कौन ऐसा लीडर है जो वहाँ पूरी कांग्रेस को और विधानसभा की सीटों को एक सूत्र में पिरोकर बीजेपी के लिए चुनौती बन सके? क्योंकि कोई भी नेता जो तैयार होता है वो बहुत समय लगता है। जी देखिए आदरणीय शरद जी, जैसे आपने अभी उपचुनाव हुए थे, 28 उपचुनाव हुए थे, उस समय भी देखा था कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा आशातीत उपचुनाव में सफलता कांग्रेस पार्टी को मिली, जबकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा ताकत भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी में गए हुए सत्रपों ने लगाई। परंतु
आज 2018 की स्थिति आप देख लीजिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर काम किया। आगे परिस्थितियां 2023 में आएंगी, उस समय भी सब एकजुट होकर काम करेंगे। दमोह का उपचुनाव देख लीजिए, दमोह के उपचुनाव में लगातार सब लोग एकजुट रहे, उन्होंने काम किया लगातार। पर वर्तमान में शरद जी, वर्तमान की परिस्थितियों को हमें देखना और समझना पड़ेगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो ये जो शिवराज सिंह जी की सरकार है, अब सबको पता है कि 17 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 16 साल से शिवराज सिंह जी लगभग मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश। आज इतनी बड़ी विपदा इस प्रदेश में आई हुई है, उसके बाद सरकार का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो उस सिस्टम से जो सिस्टम कोलैप्स हुआ है आदरणीय शरद जी, उस सिस्टम से एक एक आम जनमानस प्रभावित हो रहा है। जब हम और कोई भी पार्टी जब जनमानस की सेवा नहीं कर पाती, सत्ता में आते समय आकर सत्ता में नहीं कर पाती, तब ये परिस्थितियां उसके विपरीत बनती चली जाती है। ये कोई भी राजनीतिक दल हो, तो वही परिस्थितियां आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बनती चली जा रही है। लोगों को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे मध्य प्रदेश में हो या देश के संदर्भ में शासन करने में या गुड गवर्नेंस देने में पूरी तरीके से असफल सिद्ध हो चुकी है। आज मध्य प्रदेश की तो स्थिति भदौरिया साहब, लेकिन टू बी रैशनल, मुझे लगता है कि इस मंच पर भले ही आप ना कहें, लेकिन ये आप भी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद भी सरकार को संभालने की स्थिति न बनना, 15 साल विपक्ष में बैठना, केंद्र में दूसरे टर्म में विपक्ष में रहना, ये कहीं ना कहीं आपकी सांगठनिक चुनौतियों की तरफ तो इशारा करता है। ये आप आरोप लगाना आपका अधिकार है और मैं ये भी नहीं खारिज करता कि आपके आरोप जो हैं उनमें वो किसी तर्क या किसी उससे संचालित नहीं है, लेकिन आपकी अपनी चीज़ें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। भले ही आप इसके लिए ये कहें कि आखिर पश्चिम बंगाल में कोई ईवीएम का रोल तो रहा नहीं। देखिए, मैं आदरणीय शरद जी आपकी बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूँ। निश्चित रूप से अगर हमारे संगठन में कमी नहीं होती तो हम क्यों इतना लगातार सेटबैक में चले जाते देश के लगभग हर जगहों पे। हम इतनी दमदारी के साथ, हमारा नेता राहुल गांधी इतनी दमदारी के साथ चुनाव लड़ते हैं, इतने फ्रंट फुट पे आके करते हैं, सारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। निश्चित रूप से संगठन में कहीं ना कहीं हमारी नीति रीति में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी होगी, इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। मैं आपके जेस्चर को अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बिना लाग लपेट के इस बात को स्वीकारा, और अब जब आप स्वीकारते हैं तो ये कोई अपनी कमजोरी का प्रगटीकरण नहीं है। आप जब ये मानते हैं तो आप ये देखते हैं कि हाँ, यहाँ सुधार की गुंजाइश है। मुझे लगता है ये एक सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए कि हाँ, यहाँ हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। एक कैप्टन T20 में या वनडे में या टेस्ट में हारने के बाद ये नहीं कहता कि ये तो एम्पायर उनका था या फिर आप ये था, चीटिंग हुई है, कैच छूट गए हैं। नहीं, वो यही कहता है कि कमज़ोर थे हमने बैटिंग अच्छी नहीं की, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। यही स्पिरिट है। आप बार बार ये कहकर लोकतंत्र में किसी सरकार को, निर्वाचित सरकार को नहीं बढ़ सकते आगे। चाहे जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसके लिए भी यही तर्क मौजूद है। धैर्यवर्धन जी, क्या कहेंगे आप? आज का दिन मेरे लिए बड़ा कष्टपूर्ण है, इसलिए मैं बंसल न्यूज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जी विजेश लूनावत जी को नमन करना हम सब अपनी भावनाएं आपसे जोड़ते हैं और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और एक और नाम का उल्लेख करूंगा मैं, संघ के वरिष्ठ प्रचारक राजकुमार जी जैन साहब भी अभी हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके नाम का उल्लेख इसलिए भी कर रहा हूँ कि शरद जी, मेरा गांव और उनका गांव नदिया के पार 10 किलोमीटर के दायरे में, वो शिवपुरी जिले के भौती के मूलता रहने वाले थे। उनको भी हम लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जी। देखिए, जिन राजकुमार जैन साहब का मैंने नाम का उल्लेख किया, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो बिना हानि लाभ की चिंता किए केवल विचार के लिए अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत छोटे मोटे उतार चढ़ाव हमें प्रभावित नहीं करते हैं। जिस बंगाल में लोग हमारी कमजोरी बता रहे हैं कि हम सरकार नहीं बना पाए, सही माने में तो देखिए 3 से हम लगभग 80 के आसपास पहुंचे, निश्चित तौर पर हमारी उपलब्धि है। पर उसके पीछे भी देखिए कि हम उस विचार के लोग हैं कि हमारे पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसी जमाने में अकेले थे। उन्होंने उसी कश्मीर में, उसी बंगाल में अपने विचार को ताकत दी, अपने विचार को पूरे देश में पहुंचाया और आखिरकार
हम कश्मीर में एक बड़ा परिवर्तन लाने में सफल रहे और बंगाल को भी हमने बहुत कुछ सुरक्षित किया है। क्योंकि हम सब जानते हैं, चाहे प्रजा परिषद के समय का कालखंड रहा हो, चाहे जनसंघ के समय का कालखंड रहा हो, एक विचारधारा के लोग ही थे जिन्होंने वहां के लोगों की रक्षा की। वही स्थिति आज फिर से पश्चिम बंगाल में बन गई। जिस प्रकार से सत्ता का संरक्षण गुंडे मवालियों को है, तो मैं बहुत कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाह रहा, पर मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है कि जैसे हमारे गुस्से में आदमी बोलता है कि मैं झापड़ मार दूंगा, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, ऐसे वहां पे हथगोला फेंक दिया जाता है, वहां घर में आग लगा दी जाती है, वहां महिलाओं के साथ वह सब हो जाता है जिसकी चर्चा करने में भी शर्म आती है। वहां लोगों की लाशें पेड़ों पर टंगी दिखाई देती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम वहां के लाखों लोगों की उम्मीद के आधार हैं। वो हम में ये भरोसा देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ताकतवर बनेगी तो हमारे प्राणों की रक्षा होगी और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित होंगी, और उसके लिए हमें किसी और राजनीतिक दल के प्रमाण पत्र की कतई आवश्यकता नहीं है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो हमारे विपक्षियों के भाग्य से छींका टूट गया, कुछ कमी हमारी रही होगी, कोई पिलर हमारा कमजोर रहा होगा। अब वो प्रत्याशी और चुनाव संचालक पार्टी से उन सब विषयों पर डिस्कशन करेंगे और पार्टी उन सब चीजों पर हमेशा विचार भी करती है कि कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी रह गई, क्या वो कारण रहे जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए। पर भारतीय जनता पार्टी हर रोज काम करती, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लगातार काम करती है। तो हम पराजय से बहुत शोक में नहीं डूबते, थोड़ा सा सीखते हैं और फिर उठ खड़े हो जाते हैं। अब ये चिंता तो कांग्रेस को करनी चाहिए कि जो हमारे तात्कालिक नुकसान पर इतना प्रसन्न महसूस कर रही है खुद को कि सारा देश इनके नेताओं की। धैर्यवर्धन जी, अब आप नए नारे की घोषणा मत कर दीजिएगा, प्रसन्नता मुक्त कांग्रेस। कम से कम प्रसन्न होने का तो अधिकार रहने दीजिए। पहले आपने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की, अब आप कह दें प्रसन्नता मुक्त भारत, विषाद युक्त कांग्रेस, इस तरह के नारे से तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र में ये चुनौती है। जी चलिए, बस यही कह रहा हूँ कि यदि कांग्रेस कुछ बढ़त हासिल करती है उस पर उन्हें खुश होना चाहिए। दमोह की जीत पर वो खुश हों, ये उनका अधिकार है निश्चित तौर पर कि उनको विजयश्री हासिल हो गई। हमको शोक का भी अधिकार है कि भाई हम जीत नहीं पाए, पर सुपड़ा साफ हुआ पश्चिम बंगाल में, नीलबटे सन्नाटा, जीरो, बड़ा सा जीरो लेकर के आए, साफ हो गए पूरे पश्चिम बंगाल में। आपके मित्र कुछ कहना जोड़ना चाह रहे हैं कुछ सेकंड में। जी भदौरिया साहब, कुछ संक्षेप में, एकदम संक्षेप में। जी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा सर्वधर्म समभाव को लेकर चलने वाली पार्टी है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई गई बंगाल में, उसको बंगाल के आम जनमानस ने आईना दिखाया। इसलिए जो राष्ट्र प्रेमी दल है, जो भी राष्ट्र का हित समझते हैं, जानते हैं कि राष्ट्र का एक एक जनमानस इस राष्ट्र में, हिंदुस्तान में रह के सुखी और प्रसन्न रहे, भाईचारे के साथ रहे, तो सब लोग प्रसन्न होंगे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर। देखिए, मतदाता लेवल पे जाके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किस लेवल पे जाके पोलराइजेशन किया, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर देख लें तो समझ लें और अपना आकलन कर लें तो अपने आप शर्मसार हो जाएंगे। आज मध्य प्रदेश और देश में गवर्नेंस की जरूरत है, चुनाव की नहीं है। देखिए, मतदाता के जनादेश को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। अधिकार अपनी बात कहने का, पर हम 75-80 वाले तो किसी भी दिन सरकार बना लेंगे, हमको जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और 2/3 बहुमत से भी सरकार बनाएंगे। चलिए सुशील जी की तरफ रुख करते हैं, फिर लौटता हूं आपकी तरफ। दोनों से एक क्विक रिएक्शन लूंगा, आप दोनों से एक क्विक रिएक्शन लूंगा। सुशील जी, ये दावे तो चलते रहेंगे दोनों तरफ से। मध्य प्रदेश की तरफ मैं लौटूं, बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज में अभी कोई हड़बड़ाहट नहीं है। दमोह को लेकर जो बयानबाजी हुई है उसके बाद बीजेपी ने ये समझ लिया है कि इस विषय को बहुत शांति से निपटाने की आवश्यकता है और बीजेपी उस निष्कर्ष तक पहुंच भी जाएगी। अभी पेंडेमिक का दौर है तो सबकी प्रायोरिटी सरकार की, और निश्चित तौर पर समय सबसे पहली प्राथमिकता महामारी से निपटना है। इसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन जिम्मेदार है, क्या है। बीजेपी इस तरह की पार्टी है कि उसके यहाँ अध्ययन अनुशीलन की बड़ी गहरी परंपरा है। ये तो हुई बीजेपी की रणनीति। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में जब हम पेंडेमिक का जोर थमेगा, और ईश्वर करे जल्दी थमे, ये कोशिशें जारी हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि बीजेपी फिर उसी रणनीति पर लौटेगी कि एकदम से आक्रामक होकर कांग्रेस के कुछ और विकेट गिराते हुए कांग्रेस के मनोबल को चोट पहुंचाने की कोशिश?
देखिए शरद जी, बीजेपी ये तो खैर आक्रामक तो होगी, लेकिन इस चुनाव के परिणाम के बाद आपने एक चीज बहुत मुझे लगता है संज्ञान में लेनी चाहिए कि जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं, प्रत्याशी कर रहा है वो अलग बात है, उसकी खींच हो सकती है, उसकी हार का दुख हो सकता है, उसमें कह रहा है, लेकिन कुछ बड़े नेता जो बात कह रहे हैं, चाहे वो जयचंदों की कह रहे हो चाहे छल चंदों की कह रहे हैं, बीजेपी में अमूमन ऐसा सार्वजनिक रूप से कभी नहीं होता रहा है। ये बीजेपी एक नई, ये कांग्रेस की परंपरा है कि आरोप प्रत्यारोप खुल के लगाना। जी, लेकिन मैं इससे आगे झांकने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे आपको क्या लगता है बीजेपी इससे निपट कर कांग्रेस पर किस तरह से वार कर सकती है? देखिए बीजेपी शुरू से ही चाहे हार हो चाहे जीत हो, वो उसको जो है बहुत गंभीरता से लेती है, और हार को तो ज्यादा गंभीरता से लिया ही जाएगा। और स्वाभाविक है कि कांग्रेस के ऊपर आक्रामक तो होगी, कांग्रेस के फेल्यूर्स को लोग होगी। हो सकता है कि किसी मंत्री का कोई पूर्व मंत्री का कोई घोटाला भी सामने आ जाए, क्योंकि बीजेपी के पास सरकार भी है और उसका खुद का कैडर भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये वर्ष जो है आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होंगे, वो और 2 अभी विधानसभा के चुनाव, फिर उपचुनाव आने वाले समय में होने। बीजेपी कतई ये कोशिश नहीं करेगी कि कांग्रेस इस संजीवनी से बीजेपी को जो है परास्त करने की कोशिश करे। और लेकिन इस परिणाम का कांग्रेस पे एक बहुत बड़ा असर ये पड़ेगा कि जो कमलनाथ पे जो उंगलियां उठ रही थी वो उंगलियां उठना बंद हो जाएंगी। कमलनाथ को संजीवनी मिल गई है, कांग्रेस को संजीवनी मिले ना मिले, कमलनाथ जो है अब फिर से जो है मुझे लगता है ये भी आक्रामक होंगे। और आप देखिए पिछले 2 दिन में कमलनाथ बहुत आक्रामक तरीके से बीजेपी पर वार भी कर रहे हैं, पर बीजेपी जो है अभी ठीक है। अभी इसमें आपको लगता है बाकी नेता भी सामने आ सकते हैं? अरुण यादव, अजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी की भी एक सक्रिय भूमिका अपेक्षित है, क्योंकि 28 सीटों के उपचुनाव और दमोह में भी कोई बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रणनीति अपने हाथ में लेते हुए नजर नहीं आए दिग्विजय सिंह। नहीं, फिर भी लेकिन एक बात आप देखिए कि कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह तो आ सकते, लेकिन अरुण यादव ने जिस तरीके के ट्वीट पिछले दिनों में किए थे और जिस तरीके से कमलनाथ को घेरने की कोशिश की थी, उससे स्पष्ट है कि अरुण यादव अपनी अलग लाइन कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है, और दिग्विजय सिंह ये क्योंकि उनको दिग्विजय, देखिए ग्वालियर चंबल में अगर फ्यूचर में कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर होगा तो वो दिग्विजय सिंह के पुत्र ही उसको पूरे एरिया को कवर करेंगे, और आने वाले समय में फिर वहां पर महाराजा और राजा पुत्र का ही जो है मुकाबला देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन की बात की सुशील जी की ऑक्सीजन मिल गई है कमलनाथ जी को, क्या ये ऑक्सीजन केंद्रीय नेतृत्व से भी मिली हुई मान लें अब हम? क्योंकि ऐसा कहने वालों की भी कमी नहीं थी कि राहुल गांधी फुल फ्लेज्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, तो कमलनाथ जी को केंद्र में भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर बुलाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि अब उन सारी चीज़ों को भी किनारे किया जा सकता है? पहले शरद जी, केंद्र में कांग्रेस की जो है केंद्रीय राजनीति में से संक्रमण तो खत्म हुआ, अभी तो संक्रमण वहां बहुत लंबा चल रहा है। अब वो संक्रमण कब खत्म होगा यही अभी समझ में नहीं आ रहा है। और जहां तक मुझे लगता है मध्य प्रदेश में कमलनाथ को अभी रखा जाएगा कुछ समय और, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति जो होती है, और आपको 2 साल अभी निकालना विधानसभा चुनाव के, उसके पहले जैसे कमलनाथ जब आए थे, आपको ध्यान होगा 1 मई 2018 को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यानी चुनाव के 6 महीने पहले, 4-6 महीने पहले। अगर परिवर्तन होगा अभी तो वो उसी समय होगा। अभी तो कमलनाथ के माध्यम से ही कांग्रेस को संचालित किया जाएगा। और अभी इस साल 2 और चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की परीक्षा, क्योंकि संजीवनी दमोह से मिल गई है, तो कमलनाथ ही इस पूरे 2021 में वही कांग्रेस के खेवनार बने रहेंगे। चलिए, इन सारे सवालों के जवाब भविष्य में मिलेंगे। बहुत धन्यवाद सुशील जी, धन्यवाद धैर्यवर्धन जी, धन्यवाद भदौरिया साहब। भविष्य मेरे मन में एक बात आ रही है जी, बोल लीजिए आ गई है बात तो बोल लीजिए जी। कि राहुल गांधी जी संभाल रहे थे केरल को और प्रियंका वाड्रा जी संभाल रही थी असम को, तो हिंदी फिल्म के एक सुप्रसिद्ध गाने की एक लाइन है कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। भदौरिया साहब, आप भी कोई गीत याद आ रहा हो तो जवाब दे दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी को आप शरद जी देख लीजिए कि आज देश में क्या स्थितियां निर्मित है। ये बंगाल की जनता ने समझा इसलिए इनको जवाब दिया। ये आज भी लोग त्राई करके गैस, ऑक्सीजन, मेडिकल सुविधाओं से के अभाव में मर रहे हैं, परंतु उसके बाद राजनीतिक परिदृश्य के अलावा भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं दिख रहा। आज धरना दे रही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, एक लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ धरना दे रही भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब, बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन जी, बहुत शुक्रिया सुशील जी। तो बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये हैं कि क्या कांग्रेस जिस तरह से 5 राज्यों के नतीजे सामने आए हैं और मध्य प्रदेश का भी एक बाई इलेक्शन का रिजल्ट है, इनकी रोशनी में
कुछ नए सबक, कुछ नए संदेश ग्रहण कर पाती है। क्योंकि एक होता है उत्साह जो तात्कालिकता में आपके भीतर आता है, और एक चीज़ होती है कि आप उत्साह से अधिक होशमंदी के साथ भविष्य की रणनीति पर फोकस करते हैं। कांग्रेस को शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार।